हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेस्ट के बारे में। टॉपिक छोटा है, इसलिए हम एक ही क्लास में इसकी एनाटमी और फिजियोलॉजी दोनों कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम एनाटमी समझेंगे, तो उसका सिलेबस देख लेते हैं। ऊपर वाला सिलेबस न्यू सिलेबस है, सेमेस्टर वाइज सिलेबस है। नीचे वाला ओल्ड ईयर वाइज सिलेबस है। टॉपिक दोनों में सेम ही है। स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट, ये दोनों सिलेबस में सेम ही है। तो पहले एनाटमी पढ़ते हैं, समझते हैं। उसके बाद जब फिजियोलॉजी शुरू करेंगे तो उसके पहले हम फिजियोलॉजी का सिलेबस देखेंगे। अगर हम बायोलॉजी के हिसाब से बात करते हैं, जीव विज्ञान के हिसाब से बात करते हैं, तो लाइफ अलग अलग कैटेगरी में है। जैसे कि प्लांट लाइफ है, एनिमल लाइफ है। प्लांट लाइफ यानी जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी लाइफ होती है, जीवन होता है। एनिमल्स हैं, अब एनिमल्स में भी अलग अलग कैटेगरी है। जैसे रेप्टाइल होते हैं, सरीसृप वर्ग में जिनको हम बोलते हैं। सांप है, छिपकली है, गिरगिट है। बर्ड्स हैं जो उड़ती हैं। एक्वाटिक एनिमल है जो पानी में रहते हैं, मछली वगैरह हो गए। फिर मैमल्स होते हैं, मैमल्स जिनको हम बोलते हैं स्तनपायी जीव, जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं। फिर कुछ उभयचर होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और पानी के बाहर भी रहते हैं। मगरमच्छ है, मेंढक है, या जो केकड़े होते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है एनिमल लाइफ में। और उनका अगर हम चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस देखें, जो अलग अलग कैटेगरी है एनिमल्स की, चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस देखें तो थोड़ा सा चेंज है अलग अलग में। जैसे कि अगर हम बात करें बर्ड की, रेप्टाइल की और मैमल्स की, तो बर्ड और रेप्टाइल क्या करते हैं, ये बच्चे नहीं देते हैं सीधे, ये पहले अंडे देते हैं और फिर अंडे में से बच्चे निकलेंगे। लेकिन जितने मैमल्स हैं, स्तनपायी जीव हैं, गाय भैंस है, ह्यूमंस हैं, ये क्या करते हैं, सीधे बच्चे देते हैं। और बच्चों को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, फूड कहाँ से मिलेगा? स्तनपायी जीव या मैमल्स हैं, उनके स्तन में मिल्क प्रोडक्शन होता है, जो कि उस बच्चे का न्यूट्रिशन करता है या पोषण करता है। तो मैमल्स में मेमरी ग्लैंड पाई जाती है, जिसको ब्रेस्ट भी बोलते हैं। द ब्रेस्ट और मेमरी ग्लैंड is the most important structure present in the pectoral region. Its anatomy is of great practical importance. तो जो पेक्टोरल रीजन कौन सा होता है? चेस्ट रीजन, जो चेस्ट वाला एरिया रहता है, ये पेक्टोरल रीजन कहलाता है। तो ब्रेस्ट और मेमरी ग्लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल रीजन में ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड सिचुएटेड होती है या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और इसका एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस बहुत है। एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि आपने अगर हम जितने भी गायनेकोलॉजिकल कैंसर हैं, गायनेकोलॉजिकल कैंसर मतलब वो कैंसर होते हैं जो कैंसर सिर्फ महिलाओं को होते हैं, फीमेल्स को होते हैं, तो उनको गायनेकोलॉजिकल कैंसर कहा जाता है। तो अगर हम जितने भी गायनेकोलॉजिकल कैंसर हैं उनकी स्टडी करें और इंसिडेंस रेट देखें कि भाई कौन सा कैंसर सर्वाधिक होता है, तो ब्रेस्ट कैंसर उसमें लीडिंग में है, बहुत कॉमन होता है। इसलिए इसका प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर है तो कहाँ पे होता है, कैसे होता है और कैसे इतनी जल्दी स्प्रेड हो जाता है। तो पेक्टोरल रीजन समझ लेते हैं कौन सा है। लेफ्ट साइड में देखिए, सबसे ऊपर आपको दिख रहा है पैक मेजर, उसके नीचे लिखा है स्टर्नल हेड और क्लेविकुलर हेड। ठीक है, तो ये शॉर्ट में लिखा है पैक मेजर, ये पेक्टोरस मेजर मसल होती है। अब ये जो क्लेविकुलर हेड और स्टर्नल हेड, ये एक्चुअली जो मसल के अटैचमेंट के हिसाब से इसको नाम दिए गए हैं। जो स्टर्नम से अटैच है तो उसको बोला गया है स्टर्नल हेड, जो क्लेविकल से अटैच है उसको बोलते हैं क्लेविकुलर हेड। तो ये पूरी जो मसल दिख रही है लेफ्ट साइड में, ये पेक्टोरस मेजर मसल है, चेस्ट मसल कहलाती है। उसके लेफ्ट साइड में और उसके लेटरल साइड में आप देखें तो डेल्टॉइड मसल है, शोल्डर वाली, जहाँ पे आप आईएम इंजेक्शन लगाते हैं, तो डेल्टॉइड हो गई। ये पेक्टोरस मेजर है। ठीक है, पेक्टोरस मेजर एंटीरियर साइड या हम बोल सकते हैं आउटर साइड में रहती है। इसके इनर साइड में या पोस्टीरियर साइड में एक मसल और होती है जिसको हम बोलते हैं पेक्टोरस माइनर। राइट साइड में दिख रही है आपको, ये 3 फाइबर इसके दिख रहे हैं आपको, या 3 हेड आपको अलग अलग दिख रहे हैं। ये पैक माइनर, पेक्टोरस माइनर मसल है। इसके आगे साइड एंटीरियर साइड में पेक्टोरस मेजर मसल होती है। और इस पेक्टोरस मेजर मसल के एंटीरियर साइड में या आगे की तरफ ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड सिचुएटेड होता है।
द ब्रेस्ट इज फाउंड इन बोथ सेक्स बट is rudimentary in the male and is well developed in the female after puberty. तो ब्रेस्ट दोनों सेक्स में, मेल में भी पाया जाता है, फीमेल में भी पाया जाता है। मेल में रूडिमेंट्री होता है, यानी कि ये अनडेवलप्ड होता है। इट इज़ वेल डेवलप्ड इन फीमेल आफ्टर प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी के बाद फीमेल्स में ये और अच्छे से डेवलप हो जाता है। द ब्रेस्ट इज मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ब्रेस्ट क्या है? स्वेट ग्लैंड, पसीना ग्रंथि जो होती है, तो मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। इट फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट एसेसरी ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द न्यूबॉर्न इन द फॉर्म ऑफ मिल्क। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट एसेसरी ऑर्गन है। साथ ही साथ जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, बच्चे होते हैं, उनको मिल्क के थ्रू न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। अगर डायग्राम से देखें पहले सुपरफिशियली, तो पहले राइट साइड से शुरू करते हैं। राइट साइड में सबसे ऊपर लिखा हुआ है इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल क्या होता है? दो रिब्स जो हैं, ये जो पसली होती है, दो रिब के बीच का जो एरिया है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल, है ना। कोस्टल जो शब्द है, टर्म है, यूज होती है रिब के लिए। इंटर मतलब होता है इन बिटवीन, जैसे ना दो शहरों के बीच में एक ट्रेन चलती है, इसको इंटरसिटी बोलते हैं। दो शहरों के बीच में या दो सिटी के बीच में चलने वाली ट्रेन, इंटरसिटी ट्रेन। ठीक वैसे ही दो रिब के बीच का स्पेस या जो जगह है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल लिखा हुआ है, यानी कि दो रिब के बीच वाली मसल, तो इंटरकोस्टल मसल है। फिर उसके एंटीरियर साइड में क्या है? पेक्टोरल मसल। जो पेक्टोरस मेजर है या माइनर है वो होती है, तो मेनली पेक्टोरस मेजर मसल है, क्योंकि ज़्यादा एरिया वही कवर करती है। फिर नीचे आपको दिख रही है रिब बोन। अब देखते हैं लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर क्या लिखा है। सबसे ऊपर लिखा है चेस्ट वॉल। ठीक है, पेक्टोरस मसल के सामने वाला एरिया चेस्ट वॉल, उसके नीचे ब्लड वेसल्स, फिर उसके नीचे मेमोरी डक्ट। ये ध्यान रखिएगा, नया शब्द है आपके लिए, इसको हम आगे और डिटेल में देखेंगे। मेमोरी डक्ट, फिर निपल और फैट सेल्स। अब निपल में आप ध्यान दीजिए, जितनी भी मेमोरी डक्ट हैं, ये सारी डक्ट जो है ऊपर से लेकर नीचे तक की सारी टर्मिनेट हो रही है या एंड हो रही है कहाँ पे? निपल पे। इसको ध्यान में रखिएगा, भी आगे बताएंगे। और सिचुएशन या लोकेशन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, द ब्रेस्ट लाइज इन द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल रीजन, पेक्टोरल जो मसल है उसकी कवरिंग होती है, पेक्टोरल फेशिया बोलते हैं। उसके एंटीरियर साइड में ब्रेस्ट की लोकेशन होती है या सिचुएशन होती है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट। अब जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम समझा था, तो एब्डोमेन एरिया को 9 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया था, ताकि हम उस पर्टिकुलर जो ऑर्गन है उनकी लोकेशन आइडेंटिफाई कर पाएँ, बता पाएँ कि किस किस क्वाड्रेंट में होता है। ठीक वैसे ही ब्रेस्ट को 4 अलग अलग क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है। 2 ऊपर हैं, 2 नीचे हैं। तो जो स्टर्नम साइड है वो मीडियल कहलाएगा, जो आउटर साइड है वो लेटरल कहलाता है। तो अपर मीडियल, अपर लेटरल, लोअर मीडियल और लोअर लेटरल। अ स्मॉल एक्सटेंशन ऑफ अपर लेटरल क्वाड्रेंट कॉल्ड एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस pass through an opening in the deep fascia and lies in the axilla. The opening is called foramen of Langer. अब जो अपर लेटरल क्वाड्रेंट है, फोटो तो अभी मैं दिखाऊंगा, आगे पिक्चर एक है मेरे पास, लेकिन थोड़ा इमेजिन करिए। अपर लेटरल क्वाड्रेंट, अपर यानी कि ऊपर के जो 2 क्वाड्रेंट हैं उनमें से किसी एक की बात हो रही है। लेटरल मतलब जो शोल्डर साइड में है। तो अपर लेटरल क्वाड्रेंट है कॉल्ड द, इसमें एक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन मतलब उस अपर लेटरल क्वाड्रेंट से एक पार्ट निकला हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। एक्सिलरी टेल, जो एक्सिला आर्मपिट होता है उसको एक्सिला बोलते हैं, तो उसकी तरफ जाता है, पूंछ टाइप का एक हिस्सा होता है, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। पास थ्रू एन ओपनिंग इन द डीप फेशिया। तो जो डीप फेशिया है, जहाँ पर ब्रेस्ट की लोकेशन है अंदर साइड में, डीप फेशिया से निकल के जाता है एक्सिला तक। एक्सिला में जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं, द ओपनिंग इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ लेंगर।
अब ये डायग्राम से देखें तो अपर इनर जो लिखा है ये अपर मीडियल है और अपर आउटर यानी अपर लेटरल। ठीक वैसा ही लोअर मीडियल और लोअर लेटरल। जो स्टर्नम की साइड में है वो मीडियल है और जो शोल्डर साइड में है वो लेटरल है। ऊपर देखिए अपर लेटरल से ये टेल ऑफ स्पेंस ये एक्सिला तरफ जाता है और इसकी ओपनिंग है, इसको फोरामेन लैंगर बोलते हैं। और ये डीप फिश है, ये ऊपर से भी स्ट्रक्चर सा दिख रहा है पर ये डीप इनसाइड से शुरू होता है और अंदर से एक्सिला तक जाता है। एक्सटेंट ऑफ बेस यानी बेस का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, उसकी लोकेशन कहाँ से कहाँ तक है। वर्टिकली यानी ऊपर से नीचे अगर हम देखें तो इट एक्सटेंड फ्रॉम सेकंड टू सिक्स्थ रिब, सेकंड रिब से सिक्स रिब तक इसकी लोकेशन है। और हॉरिजेंटली अगर हम देखें समानांतर, इट एक्सटेंड फ्रॉम लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम टू द मिड एक्सिलरी लाइन। तो स्टर्नम के लेटरल बॉर्डर से लेके एक्सिलरी मिड एक्सिलरी लाइन यानी एक्सिला से एक नीचे जो स्ट्रेट लाइन मानते हैं हम एक इमेजिनरी, वहाँ तक इसकी लोकेशन होती है। तो वर्टिकली सेकंड टू सिक्स्थ, हॉरिजॉन्टली लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन। डीप रिलेशन इनसाइड, डीप इनसाइड में क्या क्या है। द डीप सरफेस ऑफ द ब्रेस्ट इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन दैट ऑर्डर। तो डीप सरफेस है ब्रेस्ट की, कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, किस ऑर्डर में होता है वो देखते हैं, ये किस क्रम में है। द ब्रेस्ट लाइज ऑन द डीप फेशिया, पेक्टोरल फेशिया जो पेक्टोरल मसल है उसकी जो कवरिंग है। द ब्रेस्ट लाइज ऑन डीप फेशिया कवरिंग द पेक्टोरस मेजर, पेक्टोरस मेजर की जो कवरिंग है डीप फेशिया है उसके ऊपर। स्टिल डीपर, उससे भी अगर इनसाइड देखें, पेक्टोरस मेजर से भी इनसाइड और उसके अंदर साइड देखेंगे, स्टिल डीपर देयर आर पार्ट ऑफ थ्री मसल, तीन अलग अलग मसल से उनके कुछ कुछ पार्ट्स वहाँ पर होते हैं। नेमली पेक्टोरस मेजर, सेरेटस इंटीरियर एंड द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ द एब्डोमेन। तो एब्डोमिनल मसल है एक्सटर्नल ऑब्लिक, उसका कुछ पार्ट वहाँ पर होता है, सेरेटस इंटीरियर है और पेक्टोरस मेजर, उसके ऊपर पेक्टोरस मेजर की फेशिया है। द ब्रेस्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम पेक्टोरल फेशिया बाय द लूज एरियुलर टिश्यू। अब पेक्टोरस मसल है, हमको मालूम है पेक्टोरस मेजर मसल के ऊपर या एंटीरियर साइड में ब्रेस्ट सिचुएटेड होता है, लेकिन पेक्टोरल फेशिया के ऊपर ब्रेस्ट की लोकेशन है। द ब्रेस्ट इज सेपरेटेड बाय पेक्टोरल फेशिया बाय लूज एरियुलर टिश्यू, यानी कि पेक्टोरल फेशिया और ब्रेस्ट के बीच में लूज एरियुलर टिश्यू होते हैं जिनको रेट्रो मेमोरी स्पेस कहा जाता है। ये थोड़ा सा समझ लीजिए, स्पेस शब्द यूज़ हो रहा है तो कुछ स्पेस वहाँ पर है, लूज एरियुलर टिश्यू है। इन टिश्यू या इस स्पेस की वजह से मूव करने के लिए जगह बनती है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज लूज एरियुलर टिश्यू द नॉर्मल ब्रेस्ट कैन बी मूव्ड फ्रीली ओवर द पेक्टोरस मेजर। तो इन लूज एरियुलर टिश्यू की वजह से पेक्टोरस मसल के ऊपर जो ब्रेस्ट लोकेटेड है, सिचुएटेड है, वो उस पर मूव हो सकता है। फिर से एक बार डायग्राम से देखते हैं, एक दो नए शब्द देखेंगे इसमें हम। लेफ्ट साइड में देखेंगे सबसे ऊपर लिखा है चेस्ट वॉल, रिब, फिर पेक्टोरल मसल है। इसमें नाम नहीं लिखा है पर देखेंगे पेक्टोरल मसल के पीछे भी कुछ मसल पार्ट दिख रहा है हमको। फिर पेक्टोरल मसल और पेक्टोरल मसल की जो फेशिया रहती है, कवरिंग रहती है, उसके ऊपर ब्रेस्ट लोकेटेड है। ब्रेस्ट में देखेंगे लोब्यूल्स दिख रहे हैं, लोब्यूल से कुछ डक्ट निकली हुई हैं और ये सीधा एरियोला या निप्पल में जाके ओपन हो रही हैं। तो लोब्यूल है, एरियोला, एरियोला क्या होता है, निप्पल के चारों ओर एक डार्क पिगमेंटेड एरिया होता है जिसको एरियोला बोलते हैं। फिर निप्पल है, उसके नीचे देखेंगे मिल्क डक्ट है, यानी जो लोब्यूल्स हैं, लोब्यूल से मिल्क डक्ट निकल रही हैं और निप्पल में जा रही हैं। तो हमको समझ में आ रहा है कि लोब्यूल में क्या है, क्या होता है, फंक्शन क्या है, फिजियोलॉजी क्या है। फिर उसके नीचे एडिपोज टिश्यू या फैट टिश्यू है और आउटर साइड स्किन हो गई। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट।
द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट मे बी कन्वीनियंटली स्टडीड बाय डिवाइडिंग इट इनटू द। तो अगर हम ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो कन्वीनियंस के लिए इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्किन, पैरेन्काइमा और स्ट्रोमा। तो एक एक करके इन तीनों पॉइंट के हिसाब से हम इसको समझेंगे। पहले स्किन। इट कवर द ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड को कवर करके रखता है। एंड प्रेजेंट द फॉलोइंग फीचर्स, और कुछ कुछ इसमें फीचर होते हैं। क्या है? कोनिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड द निपल इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट एट द लेवल ऑफ फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। एक कोनिकल प्रोजेक्शन होता है जिसको निपल बोलते हैं, प्रेजेंट जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के सेंटर से थोड़ा नीचे की साइड प्रेजेंट होता है। एट द लेवल ऑफ फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस क्या हो गया? दो रिब के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। तो जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है वहां पर ये प्रेजेंट होता है। द निपल इज पियर्स्ड बाय 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट। अभी जैसे हमने डायग्राम में देखा था ना, मिल्क डक्ट, वही। द निपल इज पियर्स्ड, पियर्स मतलब होता है छेद करना। तो निपल इज पियर्स्ड बाय 15 to 20, 15 से 20 लैक्टिफेरस या मिल्क डक्ट से पियर्स्ड होती है, या हम बोल सकते हैं कि वो मिल्क डक्ट निपल में ओपन हो रही है। इट कंटेन सर्कुलर लॉन्जिट्यूडनल स्मूथ मसल फाइबर विच कैन मेक द निपल स्टिफ और फ्लैटन इट रिस्पेक्टिवली। तो इसमें सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल स्मूथ मसल फाइबर होते हैं जो कि निपल को स्टिफ कर सकते हैं और फ्लैटन भी कर सकते हैं। इट हैज़ अ फ्यू मोडिफाइड स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड। इट इज़ रिच इन नर्व सप्लाई। निपल में कुछ स्वेट ग्लैंड भी होती हैं, सेबेसियस ग्लैंड भी होती है। स्वेट ग्लैंड यानी जो स्वेट पसीना सिक्रीशन होता है जिनसे, और सेबेसियस जिनसे सीबम निकलता है, ऑयली टेक्सचर रहता है। इट इज़ रिच इन नर्व सप्लाई, और जो निपल है ये नर्व सप्लाई यहाँ पर काफ़ी होती है। फिर से देखते हैं डायग्राम। सबसे ऊपर थोरेसिक वॉल, ठीक है, फिर पेक्टोरलिस मेजर मसल हो गई, उसके बाद लोब्यूल्स, लोब्यूल्स के बाद उनसे निकलते हैं क्या? लैक्टिफेरस डक्ट या मिल्क डक्ट जिनको हम बोलते हैं। और ये सारी कहाँ पे ओपन हो रही हैं? देखिए निपल में। The skin surrounding the base of the nipple is pigmented and form the circular area called areola. This region is rich in modified sebaceous gland, particularly at its outer margin. तो निप्पल के सराउंडिंग पिगमेंटेड सर्कुलर एरिया होता है। पिगमेंटेड हम बोल सकते हैं यानी कि थोड़ा सा डार्क, उसको बोलते हैं एरियोला, AREOLA, एरियोला। दिस रीजन इज रिच इन मोडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड। इस रीजन में सेबेसियस ग्लैंड होती हैं, पर्टिकुलरली एट इट्स आउटर मार्जिन, और आउटर मार्जिन में। These become enlarged during pregnancy and lactation to form raised tubercle of Montgomery. अब वैसे जो सेबेसियस ग्लैंड है ये ऐसे जैसे इसमें आपको दिख रही है ना, बाहर निकली हुई, उभरी हुई, ऐसी नहीं होती है। These sebaceous gland become enlarged during pregnancy, तो प्रेगनेंसी के टाइम ये एनलार्ज हो जाती हैं और लैक्टेशन के टाइम पे। तो जो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, लैक्टेशन मतलब होता है जब मदर बेबी को फीड कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो उस टाइम का जो पीरियड होता है कि जब वो ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम मतलब बेबी के बर्थ से लेके 1 साल तक या जो भी है समय तक, और प्रेगनेंसी के टाइम, तो उस टाइम पे सेबेसियस ग्लैंड थोड़ी बाहर की साइड उभर जाती हैं, ट्यूबरकल बन जाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटिगोमेरी। तो 1 नंबर जो दिख रहा है ये निप्पल है, 2 नंबर जो आपको दिख रहा है ये पूरा एरियोला स्ट्रक्चर है, और जो 3 नंबर दिख रहा है ये क्या है? ये एनलार्ज्ड सेबेसियस ग्लैंड है जो कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पे उभर जाती हैं। इनको हम बोलते हैं ट्यूबरकल ऑफ मोंटिगोमेरी। Oily secretion of these glands lubricate the nipple and areola.
अब सेबेसियस ग्लैंड का काम क्या है? सीबम सेक्रेट करना, जो कि ऑयली टेक्सचर का होता है। लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन मतलब क्या होता है कि बोलते हैं ना वहाँ पे उस एरिया में चिकनाई मेंटेन करके रखना। इससे क्या होता है, जैसे आपने ध्यान दिया हो कि जब ठंड का मौसम आता है तो आपकी स्किन जो है थोड़ी रूखी होने लग जाती है, ड्राई होने लग जाती है। ड्राई होती है तो क्या होता है, क्रैक होता है, जैसे बच्चों के ना गाल फट जाते हैं ड्राइनेस की वजह से। लेकिन अगर वहाँ पे ग्लिसरीन या जो क्रीम है या जो विंटर क्रीम आती है ऑयली, वो अगर हम लगा के रखते हैं तो लुब्रिकेशन बना रहता है और स्किन क्रैक नहीं होती, फटती नहीं है। वही काम यहाँ पे हो रहा है। ऑयली सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स लुब्रिकेट द निपल एंड एरियोला एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम क्रैकिंग ड्यूरिंग लैक्टेशन। लैक्टेशन के दौरान क्रैक यानी स्किन जो फटना है ना, रूखा होना, फटना, वो नहीं होता है। लैक्टेशन मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे। अपार्ट फ्रॉम सेबेसियस ग्लैंड, द एरियोला ऑल्सो कंटेन सम स्वेट ग्लैंड एंड एसेसरी मेमोरी ग्लैंड। Below the areola lie lactiferous sinus where stored milk seen। तो सेबेसियस ग्लैंड के अलावा कुछ स्वेट ग्लैंड भी होती हैं एरियोला में, कुछ एसेसरी मेमोरी ग्लैंड भी होती हैं। एरियोला के बिलो यानी नीचे की साइड में लैक्टिफेरस साइनस होता है, जहाँ पर मिल्क स्टोर्ड होता है, या जो स्टोर्ड मिल्क है वो हम वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट। वहाँ पर क्या दिख रहा है, एरियुलर ग्लैंड्स, एरियुला, और सबसे नीचे क्या लिखा है, निपल। एक्सट्रीम लेफ्ट में देखना, सबसे लेफ्ट में क्या क्या जो लेबलिंग है। सबसे ऊपर है एरियुलर ग्लैंड्स, फिर एरियुला पार्ट दिख रहा है और निपल दिख रहा है। ठीक है, अब मिडिल में जो लेबलिंग है वो देखते हैं। फैट टिश्यू या एडिपोज टिश्यू जिनको बोलते हैं, फिर एल्वुलाई दिख रही है, लैक्टिफेरस डक्ट दिख रही है, मिल्क डक्ट जिनको बोलते हैं वो दिख रहा है, फिर उसके नीचे लोब्यूल्स। लोब्यूल्स को डाइसेक्ट करके ही आपको लैक्टिफेरस डक्ट देखने को मिल रही है। फिर लोब्यूल है जिसमें एल्वुलाई होती हैं, उसके नीचे सस्पेंसरी लिगामेंट, फिर एकदम राइट साइड में देखिए मिल्क फ्लो और लैक्टिफेरस साइनस। यहाँ पर होता क्या है कि जैसे लोब्यूल से मिल्क प्रोडक्शन हुआ, लैक्टिफेरस डक्ट से ये लैक्टिफेरस साइनस तक मिल्क आ जाता है, यहाँ पर स्टोर रहता है। जब बेबी सकल करता है तो स्टोर मिल्क जाता है उसके माउथ में, और उसके बाद फिर जो फिजियोलॉजी है, ऑक्सीटोसिन हो गया या प्रोलैक्टिन हो गया, अभी बताएंगे आगे, उसके थ्रू मिल्क प्रोडक्शन और सिक्रीशन कंटिन्यू हो जाता है, तो लगातार सप्लाई बनी रहती है। स्किन के बाद अब हम बात करते हैं पेरेन्काइमा के बारे में। पेरेन्काइमा किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का नाम नहीं है, उस एरिया को पेरेन्काइमा बोलते हैं। पेरेन्काइमा में क्या है, इट इज़ अ कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड विच सिक्रेट मिल्क। डायग्राम में हमने देखा था कुछ एल्वुलर ग्लैंड्स थी, तो इट इज़ कंपाउंड बाय ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड विच सिक्रेट मिल्क। इसमें एल्वुलर ग्लैंड्स होती हैं जो कि मिल्क सिक्रीशन का काम करती हैं। कितनी होती है, 15 से 20 लोब्स यहाँ पर होते हैं ग्लैंड में। ईच लोब इज क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई। तो एक मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20 लोब होते हैं। ईच लोब यानी एक लोब में क्या होता है, क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई। क्लस्टर मतलब होता है गुच्छा, बहुत सारे एल्वुलाइज होती हैं। एंड इज ड्रेन्ड बाय लैक्टिफेरस डक्ट। ड्रेन्ड मतलब होता है उसमें से जो भी सिक्रेशन निकल रहा है उसको बाहर की ओर ले जाना, ड्रेन करना। तो ईच लोब इज क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई। हर लोब में एल्वुलाई होती है, क्लस्टर में होती है, गुच्छे में होती है, और हर एल्वुलाई में से एक लैक्टिफेरस डक्ट निकलती है जो उस एल्वुलाई से सीक्रेट होने वाले मिल्क को ड्रेन करके बाहर की ओर लेके जाती है। तो फिर से समझ लेते हैं, एक ग्लैंड में 15 से 20 लोब्स हैं, यानी एक मेमोरी ग्लैंड, एक ब्रेस्ट में 15 से 20 लोब्स होते हैं। हर लोब में एल्वुलाई होती हैं जो कि क्लस्टर में होती हैं, गुच्छे में होती हैं, और हर एल्वुलाई से एक लैक्टिफेरस डक्ट निकलती है जो कि उस एल्वुलाई में प्रोडक्ट होने वाले प्रोडक्शन होता है जो मिल्क का, उसको ड्रेन करके बाहर की ओर लाती है। द लैक्टिफेरस डक्ट कन्वर्स टूवर्ड द निपल एंड ओपन ऑन इट। तो जो लैक्टिफेरस डक्ट है एल्वुलाई से निकल रही थी, वो निपल की साइड जाती है और वहाँ पर ये ओपन होती है। नियर इट्स टर्मिनेशन, जहाँ पर ये टर्मिनेट होती है,
लेक्टिफेरस डक्ट, टर्मिनेट मतलब होता है एंड होना, खत्म होना। नियर इट्स टर्मिनेशन ईच डक्ट हैज़ अ डायलेशन कॉल्ड लेक्टिफेरस साइनस। तो लेक्टिफेरस साइनस अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है। लेक्टिफेरस डक्ट निप्पल के जस्ट पहले थोड़ा सा वाइड हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, मतलब वहाँ पर थोड़ा सा मिल्क स्टोर हो जाता है। तो उस थोड़े वाइड एरिया को बोलते हैं लेक्टिफेरस साइनस। जो भी एल्वोलाई है या लोब है, वहाँ से मिल्क सीक्रेट होगा लेक्टिफेरस डक्ट के बाद लेक्टिफेरस साइनस में, जो थोड़ा सा डायलेटेड पार्ट है वहाँ पर स्टोर रहता है, और फिर जो लेक्टिफेरस साइनस फिर से थोड़ा सा सिकुड़ता है और फिर निप्पल में जाके ओपन होता है। द पैसेज ऑफ मिल्क फ्रॉम द एल्वलाई इनटू द डक्ट इज फैसिलिटेटेड बाय contraction of myoepitheliocytes which are found both around the alveoli and around the duct। तो जो मिल्क का फैसिलिटेशन यानी कि वो ट्रैवल कैसे करता है, वो होता है मायोएपिथेलियोसाइट्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उनके थ्रू, जो कि एल्वोलाई के अराउंड भी हैं और डक्ट के अराउंड भी होते हैं। एल्वोलाई के अराउंड है तो वो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो मिल्क आगे की तरफ आएगा, पुश होगा लेक्टिफेरस डक्ट में, और लेक्टिफेरस डक्ट में भी होता है तो पुश करके आगे बढ़ाता है, जैसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता था डाइजेस्टिव सिस्टम में। डायग्राम से समझते हैं। लेफ्ट साइड पे देखेंगे ऊपर लिखा है लोब्स, 12 से 20 लिखा है, 15 से 20 के आसपास होते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग आपको क्वांटिटी देखने को मिल सकती है। तो इसको अगर हम जूम करें और डायसेक्ट करें तो राइट साइड में जो एरो बना हुआ है वहाँ से देखें, जहाँ पे लिखा है मेमरी ग्लैंड, उसके नीचे लिखा है लोब्यूल्स। ठीक, तो ये एल्वोलाई होती हैं। एल्वोलाई जैसे कि लंग्स में हमने देखा था ब्रोंकस में, तो यहाँ पर अभी वैसा ही स्ट्रक्चर होता है एल्वोलाई टाइप का। इस एल्वोलाई को अगर हम डायसेक्ट करके देखें तो बीच में देखो उसमें लिखा है मिल्क, मेमरी सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स, यानी कि ये मिल्क सिक्रीशन करने वाली सेल्स होती हैं। इनमें मिल्क सिक्रीशन होता है और फिर यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, मिल्क आगे की तरफ पुश होगा। आगे की तरफ पुश होगा तो कहाँ जाएगा, लेक्टिफेरस डक्ट में। ठीक, फिर से लेफ्ट साइड आइए तो वहाँ पे हमने लोब्स देख लिया, उसके बाद लेक्टिफेरस डक्ट है। लेक्टिफेरस डक्ट के जहाँ पर वो टर्मिनेट हो रही है निप्पल में, तो निप्पल और लेक्टिफेरस डक्ट के बीच में देखिए लेक्टिफेरस साइनस अच्छे से दिख रहा है। अब इस लेक्टिफेरस साइनस को हमने राइट साइड में फिर से जूम करके देखा है, देखो इधर में, तो लेक्टिफेरस डक्ट दिख रही है और फिर बीच में थोड़ा सा ये वाइड हो गई है, चौड़ी हो गई है, वाइट कलर दिख रहा होगा आपको। तो इन लेक्टिफेरस साइनस में सीक्रेटेड मिल्क जो है वो स्टोर रहता है। तो जब भी बेबीज़ जो है वो सकल करते हैं तो ये मिल्क सीक्रेट होकर उनके माउथ में जाता है, और फिर जो भी फिजियोलॉजी है जिसको हम अभी आगे समझेंगे उसके थ्रू फिर कंटिन्यूस मिल्क सिक्रेशन होता रहता है। और ये जो लेक्टिफेरस साइनस लिखा है, इस पर लिखा है कंटेन स्मॉल ड्रॉप ऑफ मिल्क इन नर्सिंग मदर। तो नर्सिंग मदर मतलब क्या होता है, नर्सिंग एक्चुअली मतलब होता है केयर करना, देखभाल, केयर या देखभाल, वो नर्सिंग कहलाता है। ठीक है, तो नर्सिंग मदर वो मदर जिनका छोटा बेबी है या जो फीडिंग कराती हैं, उन मदर को नर्सिंग मदर कहा जाता है। तो बच्चों को मैंने पूछा मेरे कॉलेज के, नर्सिंग मदर, तो बोले कि जो नर्सिंग की हुई हैं वो जब मदर बन जाएंगी तो उनको नर्सिंग मदर बोलते हैं। तो ये डाउट आपको भी नहीं रखना है, जो मदर फीडिंग कराती हैं उनको नर्सिंग मदर कहा जाता है। तो अभी पैरेन्काइमा में क्लियर हो गया। ब्रेस्ट में 15 से 20 लोब होते हैं। उन लोब को अगर हम देखें तो उसमें अंदर एल्वोलाइज हैं, और एल्वोलाई के अंदर अगर हम देखते हैं वहाँ पर तो मेमरी सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स हैं जो कि मिल्क सिक्रेशन का काम करती हैं। कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो मिल्क आता है लेक्टिफेरस डक्ट में। लेक्टिफेरस डक्ट ओपन होती हैं निप्पल में। निप्पल में ओपन होने के जस्ट पहले वहाँ पर थोड़ा सा वाइड होती है जिसको हम बोलते हैं लेक्टिफेरस साइनस। तो कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिल्क, कुछ ड्रॉप्स जो है वो उस लेक्टिफेरस साइनस में स्टोर रहते हैं। स्किन और पैरेन्काइमा के बाद जो लास्ट पार्ट है, पॉइंट है, वो है स्ट्रोमा। ये क्या है, इट फॉर्म द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द ग्लैंड। इट इज़ पार्शली फाइब्रस एंड पार्शली फैटी। ब्रेस्ट का सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ये, जो कि थोड़ा फाइब्रस भी होता है और फैटी भी होता है। फाइब्रस स्ट्रोमा फॉर्म सेप्टा
जो फाइब्रस स्ट्रोमा है वो सेप्टा बनाता है, नोन एज अ सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, जिसको सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर कहा जाता है, विच एंकर द स्किन एंड ग्लैंड टू द पेक्टोरल फेशिया। अब हमने शुरू की जो स्लाइड्स थी उसमें देखा था कि ब्रेस्ट पेक्टोरल, जो पेक्टोरस मेजर मसल है उसकी जो आउटर कवरिंग है जिसको पेक्टोरल फेशिया बोलते हैं, उसके ऊपर सिचुएटेड होता है। ठीक, फिर से स्लाइड को समझिए। द फाइब्रस स्ट्रोमा फॉर्म सेप्टा नोन एज द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर विच एंकर द स्किन एंड ग्लैंड टू द पेक्टोरल फेशिया। तो हमको ये समझ में आ गया है कि पेक्टोरल फेशिया के ऊपर ब्रेस्ट सिचुएटेड होता है, जो कि उससे अलग है, लूज एरिकुलर टिश्यू है जिसकी वजह से ब्रेस्ट मूव भी हो सकता है। अब एंकर मतलब क्या होता है? एंकर मतलब होता है अटकाना, अटकना। जैसे कि जो बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं या छोटे जहाज भी होते हैं पानी वाले, जो पानी के ऊपर चलते हैं, तो उनको अगर कहीं पानी में रुकना है तो क्या करते हैं, उस जहाज से एक स्ट्रक्चर, इसको एंकर बोलते हैं, उसको गिराते हैं और वो पानी में जाता है नीचे, और जहाँ पे भी ज़मीन होती है, लैंड होती है, वहाँ पे अटक जाता है। अटक जाता है तो फिर वो पानी का जहाज उस जगह पे स्टेबल हो जाता है, हिलता रहेगा वहीं पे लेकिन दूर नहीं जाएगा, स्टक हो जाएगा। तो ये फाइब्रस स्टोमा काम यही है। फॉर्म सेप्टा, जिसको सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं, ये स्किन और ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड की बात हो रही है, ब्रेस्ट की बात हो रही है, उसको एंकर करके रखता है पेक्टोरल फेशिया के ऊपर में। द फैटी स्टोमा फॉर्म द मेन बल्क ऑफ ग्लैंड। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द ब्रेस्ट एक्सेप्ट द बेनेथ द एरियोला एंड निप्पल। तो जो फैटी स्टोमा है वो ब्रेस्ट का या जो मेमरी ग्लैंड का मेन बल्क अमाउंट जो है, मेन बल्क फैटी स्ट्रोमा बनाता है। ये जैसे हमने डायग्राम में भी देखा था, फैट टिश्यूज थे, एडिपोज टिश्यू थे। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में चारों तरफ ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक्सेप्ट कहाँ पे नहीं होते हैं? बेनेथ द एरियोला एंड निप्पल, निप्पल के नीचे और एरियोला के नीचे, और बाकी पूरे ब्रेस्ट में फैटी स्ट्रोमा या जो फैट टिश्यूज है वहाँ पर स्प्रेड होते हैं। डायग्राम में देखें, ये जो येलो कलर से दिख रहा है वो फैट टिश्यू है। तो पूरे ऑल ओवर ब्रेस्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन एरियोला और निपल के नीचे नहीं होते हैं। अब इसमें भी देखें, लेक्टिफेरस साइनस और अच्छे से दिख रहा है। लोब है, मिल्क डक्ट है, लेक्टिफेरस डक्ट है, उसके बाद देखो लेक्टिफेरस साइनस है, फिर वो डक्ट अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में है और फिर निपल में ओपन हो रही है। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई के बारे में। तो मेमरी ग्लैंड इज एक्सट्रीमली वैस्कुलर, बहुत वैस्कुलर है, यानी कि रिच ब्लड सप्लाई है। इट इज सप्लाइड बाय ब्रांचेस ऑफ फॉलोइंग आर्टरी। कौन कौन सी आर्टरी है? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, जो कि सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है। लैटरल थोरेसिक, सुपीरियर थोरेसिक एंड एक्रोमियोथोरेसिक ब्रांच ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस भी हैं। लैटरल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। वेन, ये आर्टरी की बात हुई, अब वेन देखते हैं कौन कौन सी वेन ड्रेन कर रही है यहाँ से। सुपरफिशियल वेन ड्रेन इनटू द इंटरनल थोरेसिक वेन एंड इनटू द सुपरफिशियल वेन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द नेक। तो सुपरफिशियल वेन है जो कि इंटरनल थोरेसिक वेन में ड्रेन कर रही है, और डीप वेन ड्रेन इनटू द एक्सिलरी, और डीप वेन है जो कि एक्सिलरी और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन में ड्रेन करती है। नर्व सप्लाई, रिच नर्व सप्लाई है। The breast is supplied by the anterior and lateral cutaneous branch of the 4th to 6th intercostal nerve. The nerve conveys sensory fiber to the skin and autonomic fiber to the smooth muscle and to the blood vessel. तो सेंसरी फाइबर स्किन को सप्लाई हो रहे हैं, जो ऑटोनोमिक फाइबर है वो स्मूथ मसल और ब्लड वेसल्स को सप्लाई हो रहे हैं। नर्व डू नॉट कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ मिल्क, ध्यान देने वाली बात है। नर्व मिल्क सीक्रेशन को कंट्रोल नहीं करती है। सीक्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, और जो प्रोडक्शन है या सीक्रेशन है दोनों अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो सीक्रेशन और प्रोडक्शन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और ये दोनों ही नर्व कंट्रोल नहीं होती हैं। वैसे मैं नर्व सप्लाई बताता नहीं हूँ जनरली, क्योंकि उतना डिटेल समझ में नहीं, मतलब पूछते नहीं है।
तो सुपरफिशियल बताता हूँ, लेकिन इसमें मैंने इसलिए ही बताया है क्योंकि ये चीज़ ध्यान में रहे आपको कि मिल्क सेक्रेशन प्रोडक्शन जो है वो नर्व सप्लाई के अंडर में नहीं आता है। जैसे हम सोच सकते हैं ना कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता होगा, लेकिन ये नर्व सप्लाई के अंडर में नहीं है, ये हार्मोनल कंट्रोल होता है। एक है प्रोलैक्टिन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। अब बात करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में। लिम्फेटिक ड्रेनेज ब्रेस्ट में समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? Lymphatic drainage of the breast assume great importance to the surgeon because carcinoma of the breast spread mostly along lymphatic and the regional lymph node. Lymphatic drainage समझना या इसके बारे में जानना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा है यानी जो ब्रेस्ट कैंसर है वो लिम्फ के थ्रू ही स्प्रेड होता है, फैलता है। जो भी लिम्फेटिक ड्रेनेज है या जो लिम्फ नोड है उसके थ्रू ही ये स्प्रेड होता है और बहुत रैपिडली होता है, इसलिए इसको समझना जानना जरूरी है। द सब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर टू हेड्स, लिम्फ नोड एंड लिम्फेटिक्स। तो ये जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है इसको हम दो पॉइंट में समझ सकते हैं, एक तो लिम्फ नोड में और दूसरा है लिम्फेटिक या जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है जो वेसल्स वाला है, तो लिम्फेटिक्स और लिम्फ नोड उसमें। तो पहले बात करते हैं लिम्फ नोड की। लिम्फ फ्रॉम ब्रेस्ट ड्रेन इनटू द फॉलोइंग लिम्फ नोड। ब्रेस्ट का लिम्फ किन किन लिम्फ नोड में जाता है या ड्रेन होता है उसके बारे में बताएंगे। द एक्सिलरी लिम्फ नोड, पोस्टीरियर लैटरल सेंट्रल अपाइकल ग्रुप ऑफ नोड ऑल्सो रिसीव लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो मेनली जो लिम्फ है मैक्सिमम अमाउंट जो है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड में जाता है। अब नाम से समझ में आ रहा है एक्सिलरी लिम्फ नोड कहाँ पे होगा? एक्सिला, आर्म पिट जो होता है उसको एक्सिला बोलते हैं। तो एक्सिलरी लिम्फ नोड एक्सिला के पास में है, या जो एक्सिलरी टेल हमने देखी थी प्रीवियस कुछ डायग्राम में, तो एक्सिला के पास में थी। तो एक्सिलरी लिम्फ नोड में मेन लिम्फ ड्रेन होता है। इसके अलावा थोड़ा अमाउंट पोस्टीरियर लैटरल सेंट्रल अपाइकल ग्रुप ऑफ नोड ये भी रिसीव करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। फिर सेकंड है इंटरनल मेमोरी, पैरा स्टर्नल, स्टर्नल जो स्टर्नम बोन होती है उसके पास में रहता है ये। इंटरनल मेमोरी नोड विच लाई अलोंग द इंटरनल थोरेसिक वेसल्स, इंटरनल थोरेसिक वेसल्स रहती है उसके पास में, स्टर्नम के पास ये सिचुएटेड होता है। सम लिम्फ फ्रॉम ब्रेस्ट ऑल्सो रीच द सुप्रा क्लेविकुलर नोड, सुप्रा क्लेविकुलर क्लेविकल के पास में। सेफेलिक डेल्टो पेक्टोरल, डेल्टोइड मसल के पास में। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड, इंटरकोस्टल यानी रिब के पीछे साइड में के पास में। लाइंग इन फ्रंट एंड हेड ऑफ द रिब्स, रिब के पास में होता है। इसके अलावा द सब डायफ्रामेटिक एंड सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सिस ये भी थोड़ा सा लिम्फ रिसीव करते हैं। तो मेनली कौन कौन हो गया? एक्सिलरी लिम्फ नोड है, इंटरनल मेमोरी है, और इसके अलावा सुप्राक्लेविकुलर, सेफेलिक, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल और दो प्लेक्सिस है, सब डायफ्रामेटिक और सब पेरिटोनियल। डायग्राम से देखते हैं। सबसे ऊपर देखिए सुप्रा क्लेविकुलर, ये क्लेविकल के पास में, इसलिए एक्चुअली समझने का तरीका ये अच्छा रहता है, या जो नाम दिए गए हैं उसी हिसाब से दिए गए हैं लोकेशन के हिसाब से। आपको पर्टिकुलर कोई बोन है उसका स्ट्रक्चर मालूम है कहाँ पे है, कौन सी बोन है, तो उसको उसकी लोकेशन आपको समझ में आ जाएगी। तो सुप्रा क्लेविकुलर क्लेविकल बोन के पास में इसलिए इसका नाम है। फिर हाई एक्सिलरी, मिड एक्सिलरी, इसके अलावा ब्रेकियल नोड, इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड स्टर्नम के पास में है। फिर लो एक्सिलरी, तो एक्सिलरी हमने कितना देख लिया? हाई एक्सिलरी है, मिड एक्सिलरी है, लो एक्सिलरी है, इंटरनल मेमोरी है, सुपर क्लेविकुलर है, ब्रेकियल है, फिर पेक्टोरल एक्सिलरी लिम्फ नोड, उसके बाद ये लोब्यूल्स और डक्ट्स है। तो मेनली ये लिम्फ नोड है। अब लिम्फ नोड में देखिए एक लिम्फ नोड से दूसरे लिम्फ नोड में कुछ वेसल जा रही है, लिम्फेटिक वेसल्स होती है या लिम्फ वेसल्स होती हैं। तो अगर टोटल अमाउंट की हम बात करें तो 75% लिम्फ एक्सिलरी लिम्फ नोड में ड्रेन होता है, 20% इंटरनल मेमोरी और 5% पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड। अबाउट 75% ऑफ लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्रेन इनटू द एक्सिलरी नोड्स, 20% into the internal memory और 5% into the posterior intercostal nodes। ये जो 75% एक्सिलरी नोड्स है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स क्या है? लिम्फ नोड के बीच में जो वेसल्स होती हैं
उनको हम बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। द सुपरफिशियल लिम्फेटिक ड्रेन, सुपरफिशियल अब यानी कि ये जो जैसे ब्लड वेसल्स होती है ये सुपरफिशियल भी होती हैं, यानी हमको ऊपर दिख रही हैं, जैसे आर्टरी और वेन है, तो जो हमको ऊपर से दिखते हैं ना वेन होती हैं, आर्टरी डीप इनसाइड में होती है। तो ठीक वैसे ही लिम्फेटिक वेसल्स भी सुपरफिशियल भी होती हैं और डीप भी होती हैं। द सुपरफिशियल लिम्फेटिक ड्रेन यानी कि सुपरफिशियल जो वेसल्स हैं, ड्रेन द स्किन ओवर द ब्रेस्ट, ये ब्रेस्ट की स्किन का लिम्फ ड्रेन करती हैं, एक्सेप्ट कहाँ पे नहीं करती हैं, निप्पल एंड एरियोला। इसके अलावा लिम्फेटिक पास टू द सराउंडिंग लिम्फ नोड, एक्सिलरी, इंटरनल मेमोरी, सुप्राक्लेविकुलर एंड सेफेलिक, और ये जितने भी नोड्स हैं वहाँ पर ये पास करती है यानी वहाँ से गुजरती है। डीप लिम्फेटिक यानी अंदर, इनसाइड, डीप इनसाइड, ड्रेन द पेरेन्काइमा ऑफ ब्रेस्ट, दे ऑल्सो ड्रेन द निप्पल एंड एरियोला। पेरेन्काइमा जो स्ट्रक्चर रहता है, जो लोब्यूल्स थे यहाँ पर, वहाँ से ये ड्रेन करते हैं, और साथ ही साथ निप्पल और एरियोला क्योंकि इनसाइड है, डीप है, सुपरफिशियल नहीं है, तो वहाँ से भी लिम्फ ड्रेन करते हैं। क्लिनिकल एनाटमी, द अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट इज अ फ्रीक्वेंट साइट ऑफ कार्सिनोमा, यानी अपर लेटरल, जो हमने क्वाड्रेंट देखे थे, तो अपर लेटरल यानी जो एक्सिलर साइड रहता है, अभी मैंने आपको एक चीज़ बोली थी ना, या ध्यान रखना 75% ऑफ लिम्फ, तो उसको दिमाग में रखना। अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट यानी जो एक्सिलर साइड में होता है ऑफ ब्रेस्ट इज़ अ फ्रीक्वेंट साइट ऑफ कार्सिनोमा, यानी कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो अपर आउटर क्वाड्रेंट यानी जो एक्सिलर साइड में है, मेनली वहीं पर, मैक्सिमम केसेस में वहीं पर होता है। सेवरल एनाटमिकल फैक्ट आर इम्पोर्टेंस इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ दिस कंडीशन। तो कुछ एनाटमिकल फैक्ट हैं, एनाटमिकल फैक्ट मतलब क्या हो गया, जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट्स याद हैं, तो हम उसके ट्रीटमेंट में या उसके डायग्नोसिस में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी कुछ डायग्राम में देखा है कि एक्सिलरी लिम्फ नोड जो है वो 75% लिम्फ ड्रेन करता है, तो ये एक एनाटमिकल फैक्ट है। ये डायग्नोसिस में भी हेल्प करेगा और ट्रीटमेंट में भी हेल्प करेगा। एब्सेस में ऑल्सो फॉर्म इन द ब्रेस्ट एंड में रिक्वायर ड्रेनेज, ब्रेस्ट में एब्सेस फॉर्म भी हो सकता है। द फॉलोइंग फैक्ट्स आर वर्दी ऑफ नोट्स, क्या क्या है फॉलोइंग फैक्ट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स बाय कैंसर सेल may produce edema of the skin giving rise to an appearance like that of skin of an orange। अगर सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन होता है कैंसर की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो लिम्फ फ्लो नहीं होगा वहाँ पे, तो एडिमा प्रोड्यूस होता है और एक ऑरेंज कलर का अपीयरेंस आता है या ऑरेंज कलर का दिखता है, स्किन जो है वो ऑरेंज कलर की दिखेगी। बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सुपरफिशियल लिम्फेटिक of breast across the midline, cancer may spread from the one breast to the other। सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स जो है ये मिड लाइन में मिलती हैं, क्रॉस करती हैं, ज्वाइन करती हैं, तो अगर एक ब्रेस्ट में कैंसर डेवलप होता है तो वो दूसरे में भी स्प्रेड हो सकता है। बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ लिम्फ वेसल्स विथ दोज इन एब्डोमेन, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट में स्प्रेड टू द लीवर, वर्टिब्री एंड टू द ब्रेन। अब जो लिम्फ वेसल्स हैं इनका कम्युनिकेशन अपर रीजन और लोअर रीजन में भी होता है, यानी कि एब्डोमेन में भी होगा, ब्रेन में भी होगा। तो उन कम्युनिकेशन की वजह से वो लिम्फ वेसल्स कैंसरस सेल को कैरी करके ब्रेन में भी जा सकती हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन में भी जा सकती हैं। तो जिस भी ऑर्गन में वो कैंसर सेल को कैरी करके अगर ले जाते हैं या ड्रेन करके ले जाते हैं, वहाँ पर कैंसर डेवलप हो सकता है। लीवर में हो सकता है, वर्टिब्री में हो सकता है, ब्रेन में भी हो सकता है, और भी जो ऑर्गन है या स्ट्रक्चर है वहाँ पर भी हो सकता है। मैमोग्राम में रिवील द कैंसरस मास, मैमोग्राम एक एग्जामिनेशन होता है जिसमें कैंसरस मास के बारे में हम पता लगा सकते हैं, एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है। रिट्रैक्टेड निप्पल इज अ साइन ऑफ ट्यूमर इन द ब्रेस्ट। रिट्रैक्टेड मतलब होता है पीछे की तरफ ना, रिट्रैक्ट करना, पीछे की तरफ खींचना। जैसे हमारा जो जॉ होता है, जबड़ा होता है, उसको हम बाहर की तरफ भी निकाल सकते हैं और अंदर की तरफ भी कर सकते हैं। तो अंदर की तरफ करते हैं उसको हम बोलते हैं रिट्रैक्शन। तो निप्पल में अगर रिट्रैक्शन है वो अंदर की तरफ गया है तो इसका मतलब ये है कि ट्यूमर हो सकता है, वो साइन है ट्यूमर का।
कैंसर ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल ऑफ ऑल एज। जो ब्रेस्ट कैंसर है ये मोस्ट कॉमन कैंसर है फीमेल्स में हर एज में, लेकिन इट इज़ मोर फ्रिक्वेंटली सीन इन पोस्ट मेनोपोजल फीमेल ड्यू टू द लैक ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन। पर जो पोस्ट मेनोपोजल फीमेल्स होती हैं, पोस्ट मेनोपोजल यानी एक मेनोपोज जैसे एक मेनार्क कंडीशन होती है जब पीरियड्स शुरू होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, फिर एक कंडीशन होती है मेनोपोज 45 की एज के आसपास, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंट स्टॉप हो जाती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेनोपोज। तो पोस्ट मेनोपोजल यानी मेनोपोज के बाद वाली जो एज रहती है उनमें फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमनली या फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से। तो मेनोपोज के बाद कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट भी चलता है, मूड स्विंग्स वगैरह भी होते हैं। सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज द ओनली वे फॉर अर्ली डायग्नोसिस एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। तो एक प्रोसीजर है, आपको हम देते भी है डेमोन्स्ट्रेशन में या हेल्थ टॉक में भी बताते हैं, आपको टॉपिक दिया जाता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज़ द ओनली वे, ये केवल एक तरीका है अर्ली डायग्नोसिस यानी जल्दी पता लगा लेने का और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट का। तो इसमें क्या होता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में? इंस्पेक्शन। सबसे पहले तो मतलब इंस्पेक्शन मतलब ये होता है कि आँखों से देखना, विजुलाइज करना। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वैसे तो एडवाइस रहता है कि मंथली करना चाहिए। तो आपको इंस्पेक्ट करना है कि जो सिमेट्री है, जो शेप है वो चेंज तो नहीं हुआ है, या निप्पल का जो शेप है वो चेंज तो नहीं हुआ है। अभी हमने एक पॉइंट देखा था, रिट्रैक्टेड निप्पल इज़ अ साइन ऑफ ट्यूमर इन ब्रेस्ट। तो अगर निप्पल में रिट्रैक्शन है या जो सिमेट्री है उसमें कुछ चेंज आ रहा है। एक हमने देखा था कि ऑरेंज सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स में अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है कैंसर सेल की वजह से, तो एक ऑरेंज स्किन का कलर ऑरेंज हो जाता है। तो वो आपको इंस्पेक्ट करना है, देखना है पहले स्किन के कलर में चेंज, रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल, डिस्चार्ज फ्रॉम द निप्पल ऑन स्क्वीजिंग इट, palpate all 4 quadrant with palm of hand, note any palpable lump। पाल्पेट करना है चारों क्वाड्रेंट में, स्पेशली जो अपर आउटर या अपर लेटरल क्वाड्रेंट है एक्सिलर साइड में, और अपने जो पाम है हथेली से उसको पाल्पेट करना है। और अगर कोई पाल्पेबल लंप मतलब होता है कोई गठान टाइप या कोई लंप ऐसा महसूस होता है तो उसको नोट करना है और फिर डॉक्टर को दिखाना है। राइज आर्म टू फील लिम्फ नोड इन एक्सिला, हाथ ऊपर करके लिम्फ नोड को फील करना है एक्सिला के पास में। ये डायग्राम है। तो चेक योर ब्रेस्ट वंस इन अ मंथ 2-3 days आफ्टर पीरियड। सब एक एक पॉइंट देखते हैं या एक एक डायग्राम देखते हैं। सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, चेक योर ब्रेस्ट वंस इन अ मंथ, मंथ में एक बार चेक करना है। 2-3 days आफ्टर पीरियड, ब्लीडिंग स्टॉप होने के 2 या 3 दिन बाद। लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं सबसे ऊपर। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, लुक फॉर एनी चेंज, कलर में या रिट्रैक्शन में कुछ हो रहा है तो। लुक फील और साइज ऑफ द ब्रेस्ट स्वेलिंग, डिम्पलिंग या प्लकरिंग ऑफ स्किन। डिम्पलिंग मतलब होता है कि थोड़ा सा रिट्रैक्शन टाइप का अंदर। चेंज इन द लुक ऑफ और फील ऑफ निप्पल और डिस्चार्ज फ्रॉम निप्पल। तो अगर कोई लुक में चेंज आ रहा है या फील करने पे कोई चेंज महसूस हो रहा है या कोई डिस्चार्ज आ रहा है, उसको नोट करना है। ये टेक्निक है कैसे करना है, अप एंड डाउन वेज, लेफ्ट राइट और सर्कुलर। एग्जामिन ब्रेस्ट एंड आर्मपिट विद राइज्ड आर्म। जो लेफ्ट साइड में सबसे नीचे डायग्राम है उसमें देखो आर्म ऊपर है, हाथ ऊपर की तरफ है। तो इसके थ्रू हमको एक्सिलरी लिम्फ नोड पाल्पेट करना है, चेक करना है। एग्जामिन ब्रेस्ट एंड आर्मपिट विद राइज्ड आर्म, यूज फिंगर पैड विद मसाज ऑयल और शावर जेल। तो इसके थ्रू हमको कोई भी लंप है, कोई भी गठान टाइप महसूस हो रही है, इसको नोट करना है जल्दी से जल्दी। अगर ऐसा है कुछ चेंज जो भी इसमें बताए गए हैं तो तुरंत डॉक्टर को जाके मिलना है, उनको दिखाना है। एनाटॉमी कंप्लीट हो गया है, हम बात करेंगे फिजियोलॉजी के बारे में। सिलेबस देख लेते हैं। ऊपर वाला सिलेबस न्यू सिलेबस या सेमेस्टर वाइज सिलेबस है। यूनिट 10 रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फंक्शन, हॉर्मोन्स ऑफ ओवरी, oogenesis, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, फंक्शन ऑफ ब्रेस्ट,
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोन्स एंड इट्स फंक्शन, सीमन। जो ओल्ड सिलेबस है ईयर वाइज, उसमें क्या है, रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स, डीएनए, मिटोसिस, मियोसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फंक्शन ऑफ ब्रेस्ट, फीमेल सेक्सुअल साइकिल। और मेल में है फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल फंक्शन इन रिप्रोडक्शन, मेल फर्टिलिटी सिस्टम। तो बस चेंजेस यही हैं कि जो ओल्ड सिलेबस है उसमें डीएनए, मिटोसिस, मायोसिस ये एक्स्ट्रा है, बाकी सब कॉमन ही है। और दोनों सिलेबस में फंक्शन ऑफ ब्रेस्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है। तो शुरू करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड से। ये डेवलपमेंट कैसे होता है, तो ये 3 पॉइंट में समझेंगे, एट बर्थ, प्यूबर्टी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो एट बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ mammary gland is rudimentary and consists of only a tiny nipple and few radiating duct from this। तो बर्थ के टाइम में मेमोरी ग्लैंड रूडिमेंट्री होता है, यानी कि अनडेवलप्ड होता है। कंसिस्ट ओनली टाइनी निपल एंड फ्यू रेडिएटिंग डक्ट, तो कुछ रेडिएटिंग डक्ट होती हैं और एक टाइनी स्मॉल निपल होता है। तो फिर एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या डेवलपमेंट या चेंजेस होते हैं मेमोरी ग्लैंड में? वेरी लिटिल डेवलपमेंट अकर अंटिल द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी के आने तक। प्यूबर्टी मतलब क्या है? सेकेंडली सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं जब, उसको हम बोलते हैं, उस एज को या उस टाइम को बोलते हैं प्यूबर्टी, उस स्टेज को बोलते हैं प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के आने तक बहुत ही कम डेवलपमेंट होता है मेमोरी ग्लैंड में। द बिगिनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज कॉल्ड थैलार्क। जो डेवलपमेंट बिगिन होता है यानी कि शुरू होता है मेमोरी ग्लैंड में, उस स्टेज को हम बोलते हैं थैलार्क। ये नई टर्म है आपके लिए, ये एक वाइवा का क्वेश्चन भी है। दिस अकर्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जस्ट बिफोर मेनार्क। मेनार्क आपने सुना है, मेनार्क मतलब क्या होता है? जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं मेनार्क। जब मेंसेस टर्मिनेट हो जाते हैं यानी बंद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक, साथ ही साथ जब मेमोरी ग्लैंड में डेवलपमेंट शुरू होता है तो उस स्टेज को बोलते हैं थैलार्क। तो क्या हो रहा है अभी तक, क्या समझ में आया है कि प्यूबर्टी के पहले बहुत ही कम डेवलपमेंट होता है मेमोरी ग्लैंड में। मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट जब शुरू होता है उसको बोलते हैं थैलार्क, और ये कब होता है? मेनार्क के जस्ट पहले या प्यूबर्टी के टाइम पे ये शुरू होता है। एट प्यूबर्टी देयर इज ग्रोथ ऑफ डक्ट सिस्टम। अब ये प्यूबर्टी के पहले की बात थी, अब क्या हो रहा है? एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे देयर इज अ ग्रोथ ऑफ डक्ट सिस्टम एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। डक्ट सिस्टम में ग्रोथ हो रही है और जो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं वो फॉर्म होना शुरू हो गए हैं। ड्यूरिंग एवरी सेक्सुअल साइकिल एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन देयर आर प्रोलिफरेटिव चेंज। तो सेक्सुअल टाइम यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है वहाँ पर प्रोलिफरेटिव चेंजेस होते हैं। ऑन द होल प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट अकर विच इज़ ऑल्सो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फैट। ऑन होल अगर हम जनरल बात करें कि प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट जो है वो होता रहता है, विच इज़ ड्यू ऑल्सो ड्यू टू, मतलब यहाँ पर हॉर्मोन्स का एक रोल अलग हो गया, ऑल्सो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट। फैट टिश्यू या एडिपोज टिश्यू के डिपोजिशन की वजह से एनलार्जमेंट भी होता है। तो एट बर्थ हमने देख लिया है, एट प्यूबर्टी, और उसके बाद जो मेन चेंजेस होते हैं मेमोरी ग्लैंड में वो होता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो अब देखते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। During pregnancy, mammary gland enlarge to a great extent. There are marked change in structure, यानी मेमोरी ग्लैंड में काफ़ी एनलार्जमेंट होता है, साथ ही साथ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी काफ़ी होते हैं अंदर। ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी का जो 37 वीक्स हैं या जो 9 मंथ होते हैं, तो उसमें फर्स्ट हाफ यानी कि 4.5 4.5 महीने, तो पहले जो 4.5 महीने हैं उनमें क्या चेंजेस हो रहे हैं? द डक्ट सिस्टम डेवलप, further the appearance of many new alveoli, no milk is secreted by the gland now। डक्ट सिस्टम डेवलप हो रहा है, नए एल्वोलाई बन रहे हैं जो हमने अभी डायग्राम में देखे पहले। नो मिल्क इज सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड नाउ, तो अब एल्वोलाई नए बन गए हैं, डक्ट सिस्टम भी बन गया है, लेकिन अभी मिल्क सिक्रेशन शुरू नहीं हुआ है। फिर ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ, यानी कि जो बाद के 4.5 महीने में हैं, इनमें क्या हो रहा है? देयर इज एनॉर्मस ग्रोथ ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू में बहुत ग्रोथ हो रही है। एंड द डेवलपमेंट इज कम्प्लीटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क जस्ट बिफोर द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड। और जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है
डेवलपमेंट कंप्लीट होने से मतलब है कि अब जो चेंजेस हुए हैं डक्ट सिस्टम है, जो एल्वलाई है, वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए, सेक्रेशन के लिए रेडी है जस्ट बिफोर द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड मतलब होता है प्रेगनेंसी पीरियड, उसको गेस्टेशन भी बोलते हैं। तो गेस्टेशन पीरियड एंड होने के पहले ये कंप्लीट डेवलपमेंट है डक्ट सिस्टम का, एल्वलाई का, ये पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं रोल ऑफ हार्मोन्स, यानी कि मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ में हार्मोन्स का क्या रोल होता है और कौन कौन से हार्मोन्स का रोल होता है। वेरियस हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट एट डिफरेंट स्टेज। तो लाइफ के अलग अलग स्टेज में कई हार्मोन्स हैं जो कि ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ या डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं या इन्वॉल्व होते हैं। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, अदर हार्मोन्स और हार्मोन फ्रॉम प्लेसेंटा। तो ये 5 अलग अलग जगहों से या 5 जो हार्मोन हैं वो सिक्रीशन होते हैं जो कि मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। एक एक करके देखते हैं। पहले बात करेंगे ईस्ट्रोजन के बारे में। ईस्ट्रोजन का काम क्या है? दिस कॉज ग्रोथ एंड ब्रांचिंग ऑफ डक्ट सिस्टम, सो द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ डक्ट सिस्टम इन ब्रेस्ट एट प्यूबर्टी डिपेंड अपॉन ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का काम क्या है? डक्ट सिस्टम की ग्रोथ करना। अब हमने देखा था प्यूबर्टी के टाइम पे डक्ट सिस्टम डेवलप हो रहा था, तो जो डक्ट सिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है उसके पीछे ईस्ट्रोजन का रोल होता है। ईस्ट्रोजन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन ब्रेस्ट, साथ ही साथ फैट डिपोजिशन में भी ईस्ट्रोजन का रोल है। फिर है प्रोजेस्टेरॉन। द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रोमा ऑफ द मेमोरी ग्लैंड डिपेंड अपॉन प्रोजेस्टेरॉन एक्टिविटी। स्ट्रोमा डेवलपमेंट प्रोजेस्टेरॉन एक्टिविटी पे ही डिपेंड करता है। द डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू ऑल्सो अकर्स बाय एक्टिविटी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ग्लैंडुलर टिश्यू का डेवलपमेंट भी डिपेंड करेगा प्रोजेस्टेरॉन पे। प्रोलैक्टिन, ये शायद नाम आपने कम ही सुना होगा। द एक्टिविटी ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन प्रिपेयर द मेमोरी ग्लैंड फॉर मिल्क सिक्रीशन, बट दीज 2 हार्मोन्स डू नॉट कॉज सेक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट। ये ध्यान देने वाली बात है कि मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का पूरा हाथ है। मेमोरी ग्लैंड डेवलप कर दिया, डक्ट सिस्टम डेवलप कर दिया, ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन दीज 2 हार्मोन्स डू नॉट कॉज सेक्रेशन ऑफ मिल्क। लेकिन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से मिल्क सिक्रीशन नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड डिपेंड अपॉन द प्रोलैक्टिन एक्टिविटी। मिल्क सिक्रीशन डिपेंड करता है प्रोलैक्टिन के ऊपर। प्रोलैक्टिन एक्ट डायरेक्टली ऑन द एपिथेलियल सेल ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड कॉज लोकलाइज्ड एल्वुलर हाइपरप्लेजिया विच इज एसेंशियल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। हमने डायग्राम में एल्वुलाई देखी थी, उसमें एपिथेलियल सेल्स देखी थी। जब डायसेक्ट करके अगर देखते हैं तो एपिथेलियल सेल्स थी। तो प्रोलैक्टिन इन एपिथेलियल सेल्स पर डायरेक्ट एक्ट करता है, जिसकी वजह से हाइपरप्लेसिया होता है या एनलार्जमेंट होता है जो एपिथेलियल सेल्स हैं या एल्वुलाई है, जिसकी वजह से या जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है या ज़रूरी होता है। अदर हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन थायरोक्सिन कोर्टिसोल। अब ये ग्रोथ हार्मोन थायरोक्सिन कोर्टिसोल है, ये कि ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करते हैं या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड इन ऑल स्टेज। मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में जितनी भी स्टेज है, तीनों हमने देखी थी, एट बर्थ, एट प्यूबर्टी, एट प्रेगनेंसी, उसमें भी हेल्प करते हैं। फिर लास्ट 5th था प्लेसेंटल हार्मोन। प्लेसेंटल हार्मोन एक प्लेसेंटा ऑर्गन होता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होता है यूटेरस में, प्लेसेंटा बोलते हैं। अभी डायग्राम दिखाऊंगा आपको आगे। तो उस प्लेसेंटा से भी कुछ हार्मोन सीक्रेट होता है। द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेटेड फ्रॉम प्लेसेंटा आर एसेंशियल फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के टाइम पर ही डेवलप होता है यूटेरस में, उससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होता है जो कि मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होता है प्रेगनेंसी के दौरान। बोथ द हार्मोन्स स्टिमुलेट प्रोलिफरेशन ऑफ डक्ट एंड ग्लैंडुलर सेल्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं? डक्ट प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स, यानी डक्ट या जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो डेवलपमेंट हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं लैक्टेशन के बारे में। लैक्टेशन क्या होता है? लैक्टेशन रिफर टू सिंथेसिस
सिक्रीशन एंड एजेक्शन ऑफ मिल्क। लैक्टेशन मतलब मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, सिंथेसिस मतलब बनना, प्रोड्यूस होना, प्रोडक्शन, सिक्रीशन उसका रिलीज होना, एंड एजेक्शन यानी कि एजेक्शन मतलब होता है शरीर से बाहर निकलना। तो एजेक्शन, ये तीनों चीज़ें मिलके इसको हम बोलते हैं लैक्टेशन। इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोसेस। अभी लैक्टेशन में 2 प्रोसेस होती है, कौन कौन सी हैं? मिल्क सिक्रीशन है और मिल्क एजेक्शन है। एक एक करके इनको समझते हैं। पहले बात करते हैं मिल्क सिक्रीशन के बारे में। सिंथेसिस ऑफ मिल्क बाय एल्वुलर एपिथेलियम एंड इट्स पासेस थ्रू द डक्ट सिस्टम इज कॉल्ड मिल्क सिक्रीशन। दिस प्रोसेस हैज़ 2 फेजेस। मिल्क का सिंथेसिस यानी कि मिल्क का प्रोडक्शन होना, जो हमने एल्वुलाई देखे थे डायग्राम में एल्वुलाई देखे थे, उसकी एपिथेलियल सेल्स से मिल्क बनता है, प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ से पास होकर डक्ट में आ रहा है, जो लैक्टिफरस डक्ट थी वहाँ पे आ रहा है। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है मिल्क सिक्रीशन। दिस प्रोसेस हैज़ 2 फेजेस। इसमें 2 फेजेस हैं, इनिशिएशन ऑफ मिल्क सिक्रीशन और जिसको हम बोलते हैं लैक्टोजेनेसिस। मिल्क सिक्रीशन शुरू होना, इनिशिएट मतलब होता है शुरुआती या शुरुआत होना, बिगिनिंग जिसको बोल सकते हैं इनिशिएशन। तो इनिशिएशन ऑफ मिल्क सिक्रीशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टोजेनेसिस मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। और दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ मिल्क सिक्रीशन, इसको बोलते हैं गैलेक्टोपोइसिस, है ना। इनिशिएशन मतलब क्या हो गया? शुरुआत होना मिल्क सिक्रीशन की। अब वो मेंटेन है यानी कि वो मिल्क सिक्रीशन लगातार हो रहा है, उस प्रोसेस को बोलेंगे गैलेक्टोपोइसिस। शुरुआत होना उसको बोलेंगे लैक्टोजेनेसिस। ये एम्स एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। Initiation of milk secretion or lactogenesis. Although small amount of milk secretion occur at the later month of pregnancy, a free flow of milk occur only after the delivery of child. क्या मतलब हुआ इसका कि जब प्रेगनेंसी के एंड मंथ होते हैं, लास्ट मंथ होते हैं, लास्ट 8th मंथ है, 9 मंथ है, उस टाइम पे थोड़ा सा मिल्क सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है स्मॉल अमाउंट में। जब बेबी डिलीवर होता है तब मिल्क फ्री फ्लो में आता है, यानी कि सप्लाई अच्छे से होती है। The milk which is secreted initially before the delivery is called colostrum. This contain almost all the component of milk except fat. डिलीवरी होने के जस्ट पहले मिल्क सिक्रीशन होता है, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिलीवरी होने के जस्ट पहले मिल्क सिक्रीशन होता है, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। आपने कभी टीवी में या जो हेल्थ डिपार्टमेंट के ऐड रहते हैं उनमें बताया जाता है कि बच्चा डिलीवर होने के 30 मिनट के अंदर माता को बच्चे को दूध पिलाना ज़रूरी है। जो पीला गाढ़ा दूध रहता है बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। दिस कंटेन ऑलमोस्ट ऑल द कंपोनेंट ऑफ मिल्क एक्सेप्ट फैट। फैट के अलावा सारे कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, बेबी के लिए बहुत हेल्दी होता है। रोल ऑफ हार्मोन इन लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस में कौन कौन से हार्मोन का क्या क्या रोल है वो देख लेते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पर्टिकुलरली इन लेटर मंथ मोर क्वांटिटी ऑफ प्रोलैक्टिन इज सिक्रेटेड, बट द एक्टिविटी ऑफ दिस हार्मोन इज सप्रेस्ड बाय द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा बिकॉज ऑफ दिस लैक्टेशन प्रिवेंटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। होता क्या है, अभी जब हमने कुछ स्लाइड पहले देखा था कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, ये मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, लेकिन प्रोलैक्टिन इनिशिएशन करता है मिल्क सिक्रीशन का, या उसकी वजह से मिल्क सिक्रीशन होता है प्रोलैक्टिन की वजह से। लेटर मंथ, लास्ट मंथ में प्रोलैक्टिन सीक्रेट होता है अच्छी क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में, लेकिन मिल्क सिक्रीशन नहीं हो रहा है। क्यों? बट द एक्टिविटी ऑफ दिस हार्मोन इज सप्रेस्ड। प्रोलैक्टिन की एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है या दब जाती है बाय ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सीक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से भी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट हो रहा है, तो वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रोलैक्टिन को सप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन एक्ट नहीं कर पाता है। बिकॉज ऑफ दिस लैक्टेशन इज प्रिवेंटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान प्रोलैक्टिन भी है, लेकिन लैक्टेशन शुरू नहीं होता है, या लैक्टेशन प्रिवेंट रहता है, रुका हुआ रहता है। Immediately after the delivery of the baby and expulsion of the placenta,
देयर इज सडन लॉस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, नाउ द प्रोलैक्टिन इज फ्री टू एक्सर्ट इट्स एक्शन ऑन ब्रेस्ट एंड प्रमोट द लैक्टोजेनेसिस। लेकिन जैसे ही डिलीवरी होती है, बेबी की डिलीवरी हुई और साथ ही साथ जो प्लेसेंटा है वो भी बाहर आ गया, निकल गया। अब प्लेसेंटा निकल गया, अब प्लेसेंटा से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहे थे जो कि प्रोलैक्टिन को एक्ट करने से रोक रहे थे। अब जो प्लेसेंटा है वो बाहर आ गया, निकल गया है। देयर इज सडन लॉस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की क्वांटिटी में सडन लॉस, एकदम से कम हो गया। नाउ प्रोलैक्टिन इज फ्री, अब प्रोलैक्टिन फ्री है अपना एक्शन करने के लिए। नाउ द प्रोलैक्टिन इज फ्री टू एक्सर्ट इट्स एक्शन ऑन ब्रेस्ट एंड प्रमोट लैक्टोजेनेसिस। अब काफ़ी बच्चों को जो फर्स्ट ईयर में रहते हैं उनको डाउट होता है कि सर प्लेसेंटा क्या होता है, तो वो दिखा देते हैं, बता देते हैं आपको। होता क्या है कि जब बेबी यूट्रस में रहता है तो यूट्रस में एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, और बेबी उस फ्लूइड में डिप रहता है, यानी डूबा हुआ रहता है। फिर बच्चे पूछते हैं कि बच्चा जब फ्लूइड में डूबा हुआ है तो सांस कहाँ से ले रहा है। जब बेबी या जो कॉइटस है होता है या इम्प्लांट होता है बेबी, तो बेबी के साथ साथ एक ऑर्गन डेवलप होता है यूट्रस में जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा यूट्रस की वॉल पे चिपका हुआ रहता है, यूट्रस की वॉल पे चिपका हुआ रहता है, और प्लेसेंटा ही एक जंक्शन का काम करता है मदर और बेबी के बीच में। जो भी ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन, ये सारा का सारा यूट्रस की वॉल से प्लेसेंटा में आता है, और प्लेसेंटा से फिर अम्लाइकल कॉर्ड के थ्रू बच्चे की जो नाभि होती है, अम्लाइकस बोलते हैं, वहाँ पर कनेक्ट रहता है। और पूरी जो ऑक्सीजनेशन, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई, न्यूट्रिशन की सप्लाई हो गई, इस अम्लाइकल कॉर्ड के थ्रू चलती है। तो ये प्लेसेंटा होता है। रियल लाइफ में प्लेसेंटा ऐसा दिखता है। ये इसका जो अभी आपको अगर जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, अगर उसको मैं एंटीरियर साइड बोलूँ तो ये बेबी के साइड में रहता है, और इसका जो पोस्टीरियर साइड है वो यूट्रस से चिपका हुआ रहता है। ये रियल प्लेसेंटा है। और ये दिख रही है अम्लाइकल कॉर्ड है जो बच्चे की अम्लाइकस से कनेक्टेड रहती है। मेंटेनेंस ऑफ मिल्क सिक्रेशन और गैलेक्टोपोइसिस। प्रोलैक्टिन इज इंपॉर्टेंट फॉर इनिशिएशन ऑफ मिल्क सिक्रेशन रादर देन द मेंटेनेंस ऑफ मिल्क सिक्रेशन। मिल्क सिक्रेशन के इनिशिएशन के लिए, शुरुआत के लिए तो प्रोलैक्टिन जरूरी है। मेंटेनेंस ऑफ मिल्क सिक्रेशन में प्रोलैक्टिन उतना रिक्वायर्ड नहीं रहता है। अब जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप लोगों ने कभी वो देखे क्या, जनरेटर, डीजल वाले जो जनरेटर होते हैं, जैसे कभी कभी कहीं पे शादी होती है, लाइट चली जाए तो बैकअप में एक डीजल जनरेटर रखते हैं। अभी तो इन्वर्टर आ गए खैर, और डीजल जनरेटर पहले ज़्यादा यूज़ होते थे, अभी भी होते हैं पर पहले ज़्यादा यूज़ होते थे क्योंकि पहले इन्वर्टर नहीं था। तो डीजल जनरेटर होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, उसमें एक लीवर रहता है, उसको पकड़ के जोर से घुमाना पड़ता है। घुमाते हैं 7-8 राउंड, और वो जनरेटर है वो स्टार्ट हो जाता है, धक 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 आवाज़ आने लग जाती है, फिर वो चलता रहता है। ठीक, तो वो जो घुमाना है ना, वो अपन बोल सकते हैं प्रोलैक्टिन, मतलब जनरेटर को शुरू करना, प्रोसेस को शुरू करना। तब तो प्रोलैक्टिन की जरूरत थी, लेकिन वो जैसे हमने जनरेटर को घुमा दिया, वो चल रहा है अपने से, अब मेंटेनेंस में प्रोलैक्टिन की जरूरत नहीं है, यानी इसको घुमाते रहने की जरूरत नहीं है। वही उसी तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रोलैक्टिन जरूरी है मिल्क सिक्रेशन के इनिशिएशन के लिए, लेकिन मेंटेनेंस में यानी मिल्क सिक्रेशन जो है वो लगातार होता रहे, उसके लिए प्रोलैक्टिन की जरूरत नहीं पड़ती है। गैलेक्टोपोइसिस इज डिपेंड अपॉन अदर हार्मोनल फैक्टर। गैलेक्टोपोइसिस जो दूसरे हार्मोनल फैक्टर हैं उस पर डिपेंड करता है, या जो मेंटेनेंस ऑफ मिल्क सिक्रेशन है दूसरे हार्मोन पर डिपेंड करता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल, विच आर एसेंशियल फॉर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज। क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, कैल्शियम है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो रहते हैं। विच आर एसेंशियल फॉर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, कैल्शियम एंड अदर सब्सटेंस विच आर एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। मिल्क प्रोडक्शन में इनकी ज़्यादा हेल्प पड़ती है। रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन गैलेक्टोपोइसिस। हाइपोथैलेमस का क्या रोल है? अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इनिशिएशन ऑफ मिल्क सिक्रेशन, यहाँ पे ऐसा ये बात नहीं हो रही है कि जब फर्स्ट टाइम डिलीवरी के बेबी के डिलीवर होने के बाद प्रोलैक्टिन सिक्रेशन हुआ और वो मिल्क सिक्रेशन हो ही रहा है, अब प्रोलैक्टिन की जरूरत नहीं है। ये हर बार की बात है,
जब जब बेबी फीड करेगा तब तब प्रोलैक्टिन एक्ट करेगा, मिल्क सेक्रेशन इनिशिएट करेगा, फिर जो दूसरे हार्मोन है उसको मेंटेन करके रखेंगे। द मिल्क प्रोडक्शन कैन बी कंटिन्यूड ओनली इफ चाइल्ड कंटिन्यूज टू सकल। मिल्क प्रोडक्शन होता रहता है कंटिन्यू अगर जो चाइल्ड है वो सक्कल करता रहे या सक करता रहे। गैलेक्टोपोइसिस अकर अप टू 7 to 9 मंथ आफ्टर डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। बच्चे होने के या बेबी डिलीवर होने के 7 से 9 महीने तक गैलेक्टोपोइसिस होता है। व्हेन द बेबी सकल द इम्पल्स फ्रॉम टच रिसेप्टर अराउंड द निप्पल स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस। दिस इन टर्न कॉज सिक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। जब बेबी सकल करता है, सक करता है, तो जो एरियोला रहता है, निप्पल रहता है, वहाँ पर टच रिसेप्टर होते हैं। अभी टच रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं और इम्पल्स भेजते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को इम्पल्स जाती है तो फिर हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन सिक्रेशन कराता है। प्रोलैक्टिन सिक्रेट होगा, इनिशिएशन हो जाएगा। प्रोलैक्टिन एक्ट ऑन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड मेंटेन फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ ब्रेस्ट फॉर सब्सिक्वेंट नर्सिंग। अब बात करेंगे मिल्क एजेक्शन के बारे में। द डिस्चार्ज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड डिपेंड अपॉन द सकलिंग एक्सर्टेड by the baby and the contractile mechanism in breast which expel milk from the alveoli into duct। अब जैसे कि आपने एक एग्जांपल देता हूँ, पानी के पाउच आते हैं ना, पानी पीने के लिए 2 रुपए के, पानी के पाउच को आपने थोड़ा सा फाड़ा एक कोने से। अब उस पाउच से मान लो हमको पानी बाहर डालना है, ज़मीन पे गिराना है, तो क्या करोगे आप? उसको पाउच को दबाओगे तो जहाँ पे भी छेद होगा उस पाउच में, तो उधर से वो पानी बाहर निकलेगा। जितना ज़ोर से आप उसको दबाओगे या जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आप दोगे उतना फोर्स से वो बाहर निकलता है। ठीक, अब समझो फिर से इसको। द डिस्चार्ज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड डिपेंड अपॉन सकलिंग एक्सर्टेड बाय द बेबी। बेबी या जो बच्चा है वो कितना सकल कर रहा है, कितना प्रेशर लगा रहा है। एंड कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म इन ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट में कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म, कॉन्ट्रैक्शन जिस इंटेंसिटी से होगा उस इंटेंसिटी से मिल्क एजेक्ट होगा, बाहर निकलेगा। तो डिस्चार्ज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड डिपेंड अपॉन सकलिंग एक्सर्टेड बाय द बेबी एंड कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म इन ब्रेस्ट विच एक्सपेल मिल्क फ्रॉम द एल्वुलाई इनटू डक्ट। तो उस कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म और साथ ही साथ जो बेबी सकल कर रहा है उसकी वजह से एल्वुलाई से मिल्क रिलीज होकर एक्सपेल होकर आएगा डक्ट में, लैक्टिफेरस डक्ट में। Milk ejection is a reflex phenomena. It is called milk ejection reflex or milk let down reflex. It is a neuroendocrine reflex. Milk ejection एक reflex phenomena है. It is called milk ejection reflex, जिसको milk ejection reflex या milk let down reflex बोलते हैं, और ये neuroendocrine reflex है। neuroendocrine क्या होता है बताएंगे। Milk ejection reflex. There are plenty of touch receptor on the mammary gland, particularly around the nipple. When infants suckle, these touch receptors are stimulated and start discharging impulses. मेमोरी ग्लैंड में बहुत टच रिसेप्टर होते हैं और निप्पल के आसपास सबसे ज़्यादा होते हैं। जब बच्चा सकल करता है ये टच रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं और इम्पल्स डिस्चार्ज करना शुरू कर देते हैं। दीज इम्पल्सेस फ्रॉम द टच रिसेप्टर, और टच रिसेप्टर से ये इम्पल्सेस कैरी होती है सोमेटिक आफरेंट नर्व फाइबर के थ्रू एंड रीच द पैरावेंटिकुलर एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लाई ऑफ हाइपोथैलेमस। तो अगर हम सीधी सीधी बात करें तो टच रिसेप्टर से इम्पल्स निकलेंगी और ये नर्व फाइबर के थ्रू होते हुए पहुंचेंगी हाइपोथैलेमस में। नाउ hypothalamus in turn send impulses to the posterior pituitary through the hypothalamo-hypophyseal tract and oxytocin is released and transported by the blood। अब हाइपोथैलेमस तक इम्पल्स पहुंची निपल से, हाइपोथैलेमस ने फिर क्या करा रिस्पॉन्स में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को इम्पल्स सेंड किया थ्रू हाइपोथैलेमो-हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट। एक ये रास्ता होता है, ट्रैक्ट होता है, उसके थ्रू, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, ब्लड में गया, ब्लड से ट्रांसपोर्ट होकर आ गया है मेमोरी ग्लैंड में। अब ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? व्हेन द हार्मोन रीच द मेमोरी ग्लैंड, ये ऑक्सीटोसिन की बात हो रही है, ऑक्सीटोसिन मेमोरी ग्लैंड तक पहुंचा, इट कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल्स। मायोएपिथेलियल सेल्स कहाँ पे? जो एल्वुलाई में सेल्स थी,
उनमें कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, एंड दिस लीड्स टू एजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द एल्वेलाई ऑफ द मेमरी ग्लैंड। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एल्वेलाई में जो भी मिल्क बन रहा था वो एक्सपल्ड होके या एजेक्ट होके मेमरी ग्लैंड में आता है, डक्ट में आता है। एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब पहले बच्चे को देखिए, बच्चे ने शकल किया, हार्मोन स्टिमुलेशन फ्रॉम निप्पल एंड इमोशन। तो इमोशंस का भी रोल प्ले होता है यहाँ पर और हार्मोन्स का भी। ये इम्पल्स गई हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन सीक्रेट कराया। लेफ्ट साइड में देखिए ऊपर, प्रोलैक्टिन सीक्रेट हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी से, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हो गया क्या, ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन का काम क्या था, इनिशिएशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, शुरुआत करना, सिक्रीशन। तो इसने मिल्क सिक्रीशन का शुरुआत कर दिया प्रोलैक्टिन ने। फिर ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, लेट डाउन रिफ्लेक्स, कॉन्ट्रैक्शन वाला, जिससे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और मिल्क एजेक्ट होकर बाहर आ रहा है। अब राइट साइड में देखिए फ्लो चार्ट, बेबी यूज रूटिंग, सकलिंग एंड सोलिंग रिफ्लेक्स टू द लोकेट निप्पल एंड फीड। जब आप पीडियाट्रिक पढ़ेंगे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, तो ये रिफ्लेक्सेस देखेंगे आप, उसमें पढ़ना पड़ता है, सिलेबस में है। तो ये कुछ सकलिंग, रूटिंग, ये रिफ्लेक्स शो करता है निप्पल को लोकेट करने के लिए और पीने के लिए, फीड करने के लिए। टैक्टाइल रिस्पॉन्स इन निप्पल आर एक्टिवेटेड। तो निप्पल में जो टैक्टाइल रिस्पॉन्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। हाइपोथैलेमस सेंड इफरेंट इम्पल्स टू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस में जो टैक्टाइल रिसेप्टर्स हैं निपल्स में, ये हाइपोथैलेमस में इम्पल्स भेजेंगे। हाइपोथैलेमस एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को इम्पल्स भेजेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन सीक्रेट हो जाएगा, जो कि मिल्क सिक्रीशन का इनिशिएशन, शुरुआत करवाएगा। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या कर रहा है, ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रहा है। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, एल्वेलाई में जो मायोएपिथेलियल सेल्स हैं उन पे एक्ट करेगा, उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से मिल्क फोर्स होगा, या जो लेट डाउन रिफ्लेक्स बोलते हैं, एजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं, उसके थ्रू मिल्क बाहर आएगा। तो ऑक्सीटोसिन के केवल दो ही काम हैं, एक तो मिल्क सिक्रीशन, ये एजेक्शन करवाना, और दूसरा है जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है वहाँ पर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर अपन जनरल बात करें तो ऑक्सीटोसिन का काम है कॉन्ट्रैक्शन करवाना। डिलीवरी के टाइम पे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराता है ताकि बेबी नीचे की तरफ पुश हो, एक्सपल करने में हेल्प मिले। और फीडिंग के टाइम पर मायोएपिथेलियल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराता है ताकि मिल्क एक्सपल्ट होके बाहर आए। तो आज की क्लास कंप्लीट हुई। हमने आज ब्रेस्ट की एनाटमी और फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों समझ लिया है। थैंक यू।